लेकिन यूक्रेन के लिए इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर पुतिन के उस वफादार सिपाही ने गिद्ध की तरह अपनी नजर गड़ा दी है, जिसके कंधों पर यूक्रेन के मारियोपोल शहर का भी जिम्मा था। और मारियोपोल का हश्र क्या हुआ है वो दुनिया के सामने है। पुतिन के ये खासम खास हैं रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव, जो कि पुतिन को मारियोपोल का तोहफा देने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क को भी जीतने की फिराक में लग रहे हैं। और इसीलिए खतरा यह है कि कहीं रूस सेवेरोडोनेत्स्क शहर का हाल भी वही ना करे जैसा उसने मारियोपोल का किया। मतलब पहले तो शहर को चारों तरफ से घेरो और फिर हथियार डालने पर मजबूर कर दो। रमजान कादिरोव की सेवेरोडोनेत्स्क शहर में दिलचस्पी इस कदर है कि वो सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर खुला ऐलान कर चुके हैं कि रूस की सेना लिसिचांस्क शहर में घुस रही है। और लिसिचांस्क लुहांस्क प्रांत में ही आने वाला एक दूसरा शहर है जो कि सेवेरोडोनेत्स्क के बिल्कुल बगल में है। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस ने लिसिचांस्क शहर को हथिया लिया तो सेवेरोडोनेत्स्क भी रूस के कब्जे में आ जाएगा और फिर लुहांस्क का पूरा इलाका रूस की मुट्ठी में होगा। बताया गया कि यूक्रेन की फौज को घेरने के लिए रूस की सेना 3 दिशाओं से सेवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क की तरफ बढ़ रही है। रूस की सेना की स्पीड और तैयारी को देखकर डिफेंस एक्सपर्ट्स तो सीधी चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन की सेना बहुत बड़े खतरे में है। उन्हें डर इस बात का है कि यूक्रेन अब शायद रूस का सामना नहीं कर पाएगा और डॉनबास का किला ढह जाएगा। वहीं पूर्वी यूक्रेन में पुतिन की बढ़त से परेशान जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को जमकर खरी खोटी सुनाई। असल में जेलेंस्की इसलिए परेशान हैं क्योंकि मारियोपोल को जीतने के बाद रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है, जिसके लिए उसकी सेना वहां के 40 शहरों को घेर कर उन पर बमों और मिसाइलों से हमला बोल रही है। दावा है कि इन हमलों में 47 इमारतें और 38 स्कूल पूरी तरह ध्वस्त हो गए। असल में डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का बड़ा इलाका है जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क भी आते हैं, जिन्हें पुतिन यूक्रेन से छीन लेना चाहते हैं और इसीलिए वो एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच डोनेस्क के गवर्नर ने आरोप लगाया कि रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, लुहांस्क में भी रूसी फौज जमकर कहर ढा रही है। दावा है कि वहां के औद्योगिक शहर सेवेरोडोनेत्स्क पर रूसी सेना जल्द कब्जा जमा लेगी, जिसके लिए रूसी फौज ने शहर के चारों तरफ अपना घेरा डाल दिया है। हालांकि यूक्रेन की सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन रूस का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये औद्योगिक शहर उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका होगा और पुतिन के लिए बड़ी जीत, क्योंकि इस जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस के सामने टिके रहने के लिए घातक और खतरनाक हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पुतिन का सैन्य अभियान थम नहीं रहा। और तो और मारियोपोल पर कब्जे के बाद पूर्वी यूक्रेन में भी पुतिन की सेना बढ़त बनाती जा रही है, जिससे जेलेंस्की परेशान है। यही वजह है कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पश्चिमी देशों पर भड़क गए। जेलेंस्की का आरोप है कि यूक्रेन जंग पर पश्चिमी देशों का समर्थन बटा हुआ है, जिससे रूस की ताकत बढ़ती जा रही है। उन्होंने रूस के खिलाफ सभी देशों से एकजुट होने की भी अपील की। साथ में यह भी कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो दुनिया को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर तुर्की की मीडिया ने दावा किया कि नेटो देश रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे। मतलब ये कि नेटो ने यूक्रेन में चल रही जंग से अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए और इसके पीछे रूसी राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु धमकी को वजह बताया जा रहा है, क्योंकि कुछ रोज पहले ही रूस ने सरमत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था और ये चेतावनी दी थी कि अगर उसकी ये परमाणु मिसाइल चल गई तो ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों का नामो निशान मिट जाएगा। तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की इस धमकी के बाद नेटो के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय किया गया कि यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए हथियारों की सप्लाई तो की जाएगी, लेकिन ऐसे हथियार नहीं दिए जाएंगे जिनकी वजह से रूस और नेटो के बीच जंग छिड़ जाए। नेटो जिन हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को नहीं करेगा उनमें लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक टैंक और लड़ाकू विमान शामिल हैं। हालांकि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर ही पिछले 92 दिनों से जेलेंस्की की सेना दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना के सामने खड़ी है। यही नहीं, इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेन हर मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। और तो और कुछ इलाकों से रूसी सेना को खदेड़ने तक का दावा भी किया गया। असल में जंग के पहले दिन से ही नेटो यूक्रेन को एक से बढ़कर एक घातक हथियार दे रहा है। इनमें अमेरिका से मिली जैवलिन और स्टिंगर मिसाइल भी शामिल हैं, जिन्हें आसानी से कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इसी वजह से जंग के मैदान में ये दोनों हथियार रूस के ताकतवर टैंकों के लिए काल साबित हुए। दावा है कि अब नेटो यूक्रेन को घातक हथियार देने में हिचक रहा है।
उसे डर है कि अगर लड़ाकू विमान और दूसरे खतरनाक हथियार यूक्रेन को दे दिए गए तो रूस उसके सदस्य देशों पर हमला बोल देगा, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस के बीच जंग छिड़ जाएगी। मतलब ये कि रूस के साथ चल रही इस जंग में नेटो यूक्रेन को बीच मझधार में छोड़ रहा है। यही वजह है कि नेटो के सदस्यों के बीच हुए इस समझौते के बाद यूक्रेन उस पर भड़क गया। यूक्रेन का आरोप है कि नेटो रूस को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा, बल्कि दूर से सिर्फ तमाशा देख रहा। वहीं यूक्रेन रूस जंग के बीच बेलारूस के सैनिकों का कुछ शरणार्थियों से बदसलूकी का वीडियो सामने आया। आरोप है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सैनिकों ने पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, जिसका वीडियो पोलैंड के एक पत्रकार की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें दोनों देशों की सीमा पर बेलारूस के फौजी कुछ लोगों को बुरी तरह पीटते नजर आए। इस वीडियो में कटीली तारें दिखी। ये तारें दो देशों की सीमाओं पर लगाई जाती हैं। वहीं बेलारूस के सैनिक शरणार्थियों को जमीन पर गिराकर लात, घूंसे, डंडे और हथियारों से पीटते दिखे, वो भी इतनी बुरी तरह कि किसी का भी दिल उन लोगों को इस हालत में देखकर पसीज जाए। रात के अंधेरे में वहां चीख पुकार मच गई। जो लोग उन कटीली तारों के दूसरी तरफ थे, यानी कि पोलैंड में थे, वो चंद कदमों का फासला होते हुए भी उन लोगों को नहीं बचा पाए। वहां शरणार्थियों के साथ इस कदर मारपीट की गई कि कुछ लोग तारों के बीच में फंसे नजर आए। इस बीच यूक्रेन के विद्रोहियों ने लुहांस्क के एक इलाके का वीडियो जारी किया, जिसमें उसके लड़ाके एक इलाके में गोले बरसाते दिखाई दिए। उनकी तरफ से दावा किया गया कि इन बमों के जरिए यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने के लिए संदेश भेजे गए, और इसके लिए यूक्रेन के विद्रोहियों ने कई तस्वीरों और कागज पर लिखे संदेशों को एक कपड़े की पट्टी में लपेट दिया। इसके बाद उसे लोहे के एक खांचे में रखकर बम के भीतर डाल दिया गया। इसी तरह रूस के समर्थन में लड़ रहे यूक्रेन के विद्रोहियों ने संदेशों और तस्वीरों से भरे कई गोले तैयार कर लिए, और इसके बाद उन गोलों को तोप में भरकर दाग दिया गया। बताया गया कि विद्रोहियों ने यूक्रेन के सैनिकों को सरेंडर करने के लिए संदेश से भरे जो गोले दागे, वो इस तरह तैयार किए गए थे कि हवा में वो फट जाएं और उनके भीतर भरी तस्वीरें और संदेश उन इलाकों में दूर तक फैल जाएं जहां यूक्रेन के सैनिकों ने ठिकाना बनाया है। यूक्रेन के विद्रोहियों के मुताबिक उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को संदेश भेजा कि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो फिर वो मारे जाएंगे। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो रूस की सेना के ठिकानों पर कब्जा करते दिखाई दिए। हालांकि उसने ये कब्जा किस इलाके में किया, इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें ज़ेलेंस्की के जवान टैंकों के साथ रूस की सेना के ठिकानों पर नजर आए। उस इलाके में हमला करने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने वहां जांच पड़ताल की, जिसमें उन्हें रूस के जवानों के शव और दवाइयां मिली। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने जिस इलाके में अपना ठिकाना बनाया था, उस पर ताबड़तोड़ हमला कर उसे तबाह कर दिया गया, जिसमें कुछ रूसी सैनिकों की मौत हो गई तो बाकी उस इलाके को छोड़कर भाग गए। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें एक टैंक में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। रूस के मुताबिक यह हमला उसने एंटी टैंक मिसाइल से किया। हालांकि इलाके का नाम उसने नहीं बताया। लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक टैंक खड़ा दिखाई दिया, जिस पर रूस के सैनिक ड्रोन से नजर बनाए हुए थे। जैसे ही टैंक आगे की तरफ बढ़ा, उन्होंने उस पर हवाई हमला कर दिया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें यूक्रेन की सेना का टैंक पूरी तरह से तबाह होता नजर आया। यह हवाई हमला इतना जोरदार था कि काफी देर तक आग के साथ धुएं का गुबार भी उठता दिखाई दिया। उधर चीन के विदेश मंत्री के 10 देशों के दौरे पर निकलते ही दुनिया में खलबली मच गई। यूक्रेन जंग के बाद चीन ने आसमान से समंदर तक हलचल पैदा कर दी है। वो करीब करीब रोजाना अमेरिका और पश्चिमी देशों को टेंशन दे रहा है। या यूं कहें कि चीन ने अमेरिका का उतना ही दिमाग खराब किया जितना यूक्रेन पर हमला करके रूस ने किया। चीन इंडो पैसिफिक रीजन का बेताज बादशाह बनना चाहता है। मतलब यह कि वो समंदर के जिस हिस्से से 38 देशों का लेना देना है, वो वहां राज करना चाहता है। शी जिनपिंग ये सपना सालों से देख रहे हैं, लेकिन यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद तो उनके सपनों को पंख ही लग गए, क्योंकि रूस जैसा शक्तिशाली देश उनके साथ खड़ा है, जिसके दम पर वो अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं। यही नहीं, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी प्रशांत महासागर में बसे 10 छोटे छोटे देशों के दौरे पर निकल पड़े। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन बेलारूस को रूस से मिलाने का प्लान तैयार कर रहे हैं। रूस के साथ जंग में बेलारूस ही एक ऐसा देश रहा है जिसने शुरू से खुलकर रूस का साथ दिया, और अब दावा किया जा रहा है कि उसी बेलारूस को रूस में मिलाने के लिए पुतिन एक बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन बेलारूस में जनमत संग्रह करवाने की तैयारी में है, और इसके जरिए वो बेलारूस को अपने देश में मिलाने की योजना बना रहे हैं।
इसे पुतिन के सोवियत संघ को एक बार फिर खड़ा करने के सपने से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उधर बेलारूस के सरकारी मीडिया ने भी दावा किया कि वहां के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस के साथ अपने देश को मिलाकर एक देश बनाना चाहते हैं, जो कि पहले से ही यूक्रेन के साथ जंग में रूस की हर तरह से मदद कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने यूक्रेन में घुसने के लिए रूसी सेना को अपनी जमीन का इस्तेमाल तक करने दिया, क्योंकि लुकाशेंको को रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बेहद करीबी बताया जाता है, जो वहां 1994 से ही राज कर रहे हैं। लुकाशेंको के खिलाफ 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनावों के बाद भारी विद्रोह हो गया था। कहा जाता है कि उस वक्त पुतिन की मदद से ही उन्होंने विद्रोह को दबाया और अपनी सत्ता बचाए रखी। लेकिन यूक्रेन के साथ जंग छिड़ने के बाद जिस तरह से वो रूस का साथ दे रहे हैं, उसकी वजह से उनके खिलाफ फिर विरोधी सुर उठने लगे हैं। ऐसे में वो एक बार फिर पुतिन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। हालांकि दोनों देशों को मिलाने का प्रस्ताव युद्ध से पहले का ही है, जिस पर लुकाशेंको ने लंबे वक्त तक चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब जंग में रूस का साथ देने पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंध और अपने खिलाफ उठ रही आवाजों ने उन्हें उस प्रस्ताव की याद दिला दी। उधर रूस के दखल की आशंका के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने यूरोपीय देश बोस्निया का दौरा किया। यूरोप के कई दूसरे देशों की तरह बोस्निया ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले का विरोध किया था। यही नहीं, यूक्रेन की ही तरह बोस्निया भी नेटो में शामिल होने की हसरत पाले हुए, जिसके बाद से ही वो रूस के निशाने पर है। इस बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री लिज ट्रस ने बोस्निया का दौरा कर उसे भरोसा दिया कि ब्रिटेन वहां शांति और सुरक्षा कायम रखने में पूरी मदद करेगा। लेकिन बोस्निया को रूस से ज्यादा खतरा खुद अपने घर में छिड़ी लड़ाई से है। असल में ये देश 1992 से लेकर 1995 तक गृह युद्ध की आग में झुलस चुका है, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं माना जाता है कि वहां की एक बड़ी आबादी रूस का समर्थन करती है। यही नहीं, बोस्निया में विपक्षी दल के एक बड़े नेता को भी पुतिन का समर्थक माना जाता है। खबर तो यह भी है कि उन्हीं के दबाव की वजह से बोस्निया सरकार यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद रूस पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर रूस का समर्थन करने वाले लोगों की आवाज दबा दी गई तो बोस्निया में फिर अशांति फैल जाएगी। हालांकि इसके बावजूद हाल के महीनों में वहां सरकार विरोधी गुटों की गतिविधियां बढ़ी हैं। और इस बीच रूस के दखल की आशंका ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि बोस्निया सरकार को डर है कि जिन इलाकों में पहले से ही विरोध की चिंगारी भड़की हुई है, वो यूक्रेन जंग के बाद पूरे देश के लिए घातक साबित न हो जाए। इससे पहले बोस्निया में रूस के राजदूत ने इसी साल मार्च में धमकी दी थी कि अगर यूरोप का ये देश नेटो की सदस्यता के लिए कदम आगे बढ़ाएगा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। वहीं काला सागर के किनारे बनी यूक्रेन के बंदरगाहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां से लाखों करोड़ का कारोबार हर दिन हुआ करता था। वहां से कोई जहाज हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, जिसकी वजह है रूस के जंगी जहाजों का ताकतवर बेड़ा जो काला सागर में मौजूद है। काला सागर के रास्ते यूक्रेन का बहुत बड़ा कारोबार हुआ करता था। अनाज और खाने का तेल पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते ही पहुंचता था। लेकिन रूस ने यूक्रेन के एक एक बंदरगाह पर पक्की नजर रखी हुई है। किसी एक भी बंदरगाह से कोई भी जहाज रवाना नहीं हो सकता। यही वो रास्ता है जहां बिना बम बरसाए और बिना मिसाइल दागे ही यूक्रेन को रूस ने चित किया हुआ है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कारोबार के समुद्री कॉरिडोर पर ही टिकी है, लेकिन रूस ने यह रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है। केवल अनाज और तेल ही नहीं, बल्कि मछलियों से भरे जहाज भी यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं। बहुत सा माल तो ऐसा है जो शायद जहाजों में रखे रखे ही बर्बाद होने वाला है। लेकिन बर्बादी केवल सामान की ही नहीं, बल्कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था की भी हो रही है। ऊपर से यही वो हालात हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई देश अनाज के संकट का सामना करने पर मजबूर हैं। इस बीच खबर है कि अनाज संकट के दौरान तुर्की एक नई भूमिका में काम कर रहा है। तुर्की की कोशिश है कि रूस से बातचीत कर मामला सुलझाया जाए। बातचीत के दम पर वो यूक्रेन और रूस की सुलह करवाना चाहता है, ताकि यूक्रेन के समुद्र तट पर फंसे अनाज के जहाजों को निकाला जा सके। खबर है कि तुर्की इस काम पर पिछले कुछ दिनों से लगा हुआ है। यूक्रेन और रूस दोनों के साथ वो इस मुद्दे पर बातचीत कर अनाज संकट का हल निकालने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि 2 करोड़ टन गेहूं यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसा है, जिसे रूस निकलने नहीं दे रहा। दर्जनों देश ऐसे हैं जहां इस अनाज का शिद्दत से इंतजार हो रहा है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सामने भूख से मरने की नौबत आ सकती है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र भी इस मसले का हल निकालने की कोशिश में जुटा है। लगातार रूस से अपील की जा रही है कि सिर्फ अनाज से भरे जहाजों को निकलने दिया जाए, लेकिन अब तुर्की दावा कर रहा है कि वो बहुत जल्द इस परेशानी का हल निकाल लेगा। 2 वजहों से यह काम तुर्की कर सकता है। इसमें पहला तो काला सागर में तुर्की की ताकत है और दूसरा रूस और यूक्रेन के साथ उसके रिश्ते हैं।
जो इतनी बड़ी जंग के बाद भी नहीं बिगड़े। काला सागर में रूस और यूक्रेन की ही नहीं बल्कि तुर्की की भी सीमा लगती है। काला सागर का एक बड़ा हिस्सा तुर्की के पास है, जहां उसके 2 जंगी जहाज, 2 सबमरीन और छोटे आकार के दर्जनों जहाज हमेशा तैनात रहते हैं। ऊपर से काला सागर से जो भी जहाज एशिया या पश्चिमी यूरोप की तरफ जाता है उसे तुर्की की सीमा से होकर गुजरना पड़ता है। तुर्की की सीमा में बॉस्फोरस नाम का समुद्र एक बहुत संकरा हिस्सा है। ये तुर्की के ठीक बीच से गुजरता है, जो तुर्की को 2 हिस्सों में बांटता है। ये दुनिया का सबसे संकरा ऐसा समुद्री रास्ता है जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। मतलब ये कि काला सागर और अज़ोव सागर से होने वाला कोई भी कारोबार तुर्की की मर्जी के बिना मुमकिन नहीं है।